बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इदारे बड़ी तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ना कोई अपनी सुप्रीमेसी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, ना ही कोई दो कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। अब ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा और भयानक तसादुम होने वाला है, जिसके नताइज बड़े ख़तरनाक निकल सकते हैं। ये इस वक्त मतलब लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है। जिस तरह मैंने कहा कि अदम बर्दाश्त अपने इंतहा को छू रहा है, और वो इंतहा के जिसकी कोई इंतहा नहीं रहती। जिस तरह आपने देखा होगा कि जस्टिस काजी फैज ईसा के पार्लियामेंट जाने के मामले पर उसको इस कदर जो है वो अपने कौम यूथियाज ने उसको इतना प्रोपेगेट किया और उसको इतने अपने मुल्क के वकार, अपनी जुडिशरी के वकार से खेल गए। ये इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हें ज़रूर शर्म आई कि जस्टिस काजी फैज ईसा पार्लियामेंट में गए। यानी बेगैरती की इंतहा को खुद पहुंचते हैं, यानी जिल्लतों की इंतहाओं को खुद पहुंचते हैं, बेशर्मी की इंतहाओं को खुद पहुंचते हैं। जिनके पास ना कोई शर्म हो, ना हया हो, ना गैरत हो, जिनके पास ना कोई अक़दार हो, जिनके पास ना कोई अच्छा लफ्ज़ बोलने के लिए हो, तो वो और कर भी कह सकते थे। और फिर नतीजा ये निकला कि जस्टिस काजी फैज ईसा को अपने तरफ से कंप्लीट जो है वो वजाहती बयान जारी करना पड़ा। और वो वजाहती बयान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, और जब मैं बोल रहा हूँ तो वो टिकर्स की सूरत में आप मुलाहजा फरमा रहे होंगे। यानी ये वो मरहला था जहाँ जो है वो सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। मतलब हम ये चाहते हैं कि इदारे आमने सामने आ जाएं? क्या हम ये चाहते हैं कि इदारे दस्तों गिरेबान रहें? क्या हम ये चाहते हैं कि ना कल को जो है वो अपना ना जमहूरियत रहे, ना जमहूरी इदारे रहें? मतलब हम हर चीज़ को किस तरफ ले जा कर के फेंकना चाह रहे हैं, और हम हर चीज़ को किसी और तरफ क्यों ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा की स्टेटमेंट जो उन्होंने वहाँ पे जो तकरीर के दौरान जो क्लियरिफिकेशन दी थी, वो ही काफ़ी थी। लेकिन आज उन्हें जो वजाहत देने के लिए मजबूर किया गया, ये इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल निदामत और पीटीआई के लिए शर्म की बात है। ये बेशर्मी की जो है इन लोगों ने इंतहा छुई हुई है, यानी इंतहा को छुआ हुआ है। कभी ये बेगैरती की इंतहा को छूकर हमारे मुसल्लह अफवाज पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी ये अपनी बेगैरती की इंतहा को छूकर हमारे शोहदा के लहू की तौहीन और तज़हीक करते हैं, कभी ये अपनी जो है वो जलालत की इंतहा को छूकर हमारे पार्लियामान को जो है वो कमज़ोर करते हैं, तोड़ देते हैं और इस्तीफ़ाएँ दे देते हैं। यानी ये सियासत नहीं है, ये सियासत इसको कभी नहीं कहा जा सकता। हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है, लेकिन इस तरह की जो तर्ज़ सियासत है, ऐसा तर्ज़ सियासत कोई हिटलर की औलाद ही या हिटलर की नस्ल में से कोई शख्स अपना सकता है। बाकी डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला कोई भी शख्स इस तरह की सियासत नहीं अपना सकता। तो बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस 184(3) समेत लातादाद अख्तियारात से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए वो आखिरी सिपाही तक लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि जिसको एक बार खून की आदत पड़ जाए तो वो फिर उस चीज़ से दस्तबरदार नहीं होता। अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, इनको खून की जब आदत पड़ी हुई है तो ये किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रंग से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रास्ते से ये रोड़े ज़रूर अटकाते हैं। यानी इनका जो पार्लियामान और जो पार्लिमानी जो निज़ाम है, उसके साथ सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ है कि हमारा मुफाद कहाँ तक है। वो एक किसी ने मशहूर कहा है, मुझे पूरा याद नहीं है, वो यूं कहा है कि उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। तो अब उसको यूं कहा जाए कि उसे कहना ये पाकिस्तान है, और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट मतलब की हदों तक साथ चलती है। तो जब तक इनके
مطلب اے پولیٹیکل یہ جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تب تک جھوٹ ہے جب تک بلوچستان کے ساتھ ایک وسیع ڈائلاگ شروع نہیں کیا جاتا، جب تک بلوچستان کو کہ جو آخری مسنگ پرسن ہے وہ واپس نہیں لایا جاتا، جب تک جو ہے بلوچستان کے جو اس وقت جو وہاں کی جو بھی صورتحال بنائی یا جنرل فیض نے جس طرح کی بھی سچویشن کریٹ کی، اس کی وجہ سے جو بلوچ جو نوجوان اسلحہ لے کر پہاڑوں پر چلے گئے، ان کے لیے جب تک عام معافی کا اعلان نہیں ہوتا، آخر تو بات یہیں پر آنی ہے. آخر مطلب آپ کو ڈائلاگ پہ آنا ہے، یا تو آپ ڈائلاگ پہ آئیں یا تو پھر آپ بلوچستان پہ بمبارڈمنٹ کر کے اس کو تباہ کر دیں. راستے تو دو ہی ہیں. باقی اس طرح چوہے بلی کا جو کھیل چل رہا ہے، آپ کے لوگ جہاں ان کے رینج میں آتے ہیں وہ مار دیتے ہیں، اور آپ ان کے لوگ آپ کی رینج میں جہاں آتے ہیں تو آپ مار دیتے ہیں. تو یہ مارا ماری آخر کیوں؟ یہ جمہوری ملک ہے جہاں بات ہو سکتی ہے، جہاں مسائل بڑے بڑے مسائل کا حل ڈائلاگ سے نکالا جا سکتا ہے، تو پھر یہاں یہ سب کچھ کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے اور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس اپنے انا کی تسکین کے لیے بالکل جو ہے وہ انہیں یقین ہے کہ جیت ان کی ہوگی، اور اس لیے وہ اس لڑائی میں کود پڑے ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک امر ہے. اور عمران خان اپنے ایجنڈے کے حصول کے لیے اس حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کے بعد کوئی حد نہیں ہوتی. یعنی اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان دشمن قوتیں امریکی کانگریس مینز پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہیں، اور امریکن کانگریس مین مطلب بالکل جیسے کہ مطلب ان کے دل میں پورے پاکستان کا درد ایسے سما گیا ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. کل تک جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کل تک جب عمران خان پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا تھا، تو اس وقت کہاں تھے یہ؟ اس وقت ان کا ضمیر کہاں مر گیا تھا؟ اس وقت تو ان کا ضمیر نہیں جاگا تھا. اور آج عمران خان کے لیے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، جو ایک ذہنی مریض شخص ہے، جو ایک نشہ لینے والا ایک موالی شخص ہے، جس کا کوئی کردار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں، جو دوسروں کا تمسخر اڑاتا ہو. اور وہ شخص آج امریکہ کو اتنا پیارا ہو گیا ہے، ساری زندگی جس نے امریکہ مخالف بیانیے پر سیاست کی، اور آج امریکہ 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 کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے. الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے، آصف زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان، 3 اسٹوجز، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ کرائی، لوگوں کو خرید. امریکہ سازش کر کے ہماری حکومت کراتا ہے. اس سازش میں اس ملک کے میر اور میر جعفر اور میر صادق غداری کرتے ہیں. As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا. جانتے تو تھے ان کا ماضی. بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل. مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی. ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے. شروع وہاں سے نہیں ہوئی. حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور وہ پرو امریکہ اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا. اسی وجہ سے سارے کانگریس مینس اور ان کے جو ہے وہ ان کے عشق میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں. یہ عشق نہیں ہے، یہ پیسہ ہے جو بہ رہا ہے، یہ ڈالرز ہیں جو پاکستان دشمن قوتیں بہا رہی ہیں پانی کی طرح. پروجیکٹ عمران ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تو جب تک پروجیکٹ عمران کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک یہ سب چلتا رہے گا.
تو بہرحال ناظرین صورتحال جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سی ٹپیکل ہو گئی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ آج اچانک سے ایسے لگا جیسے برف پگھلنے لگی ہے, اور آج افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اپنا سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے چیمبر سے اٹھ کر چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے اور 40 منٹ تک دونوں کے درمیان ایک خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی, اور یقیناً ملاقات ہونی بھی چاہیے کیونکہ دونوں ادارے کے سربراہ ہیں, ایک آج ہے اور دوسرا کل کو ہونے والا ہے. تو اگر اس وقت جس طرح جو ہے وہ دیکھیں جو ہے ان کی لڑائی کا فائدہ کون لے رہا ہے؟ فائدہ وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسی نظام کے دشمن ہیں, فائدہ وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو جوڈیشری کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, فائدہ وہ لینے کی کوشش کر, مطلب دیکھیں نا کہ irrelevant لوگ مطلب چودھری پرویز الہی کے شہر سے, گجرانوالا سے, کہ گجرات سے, جہاں سے جس وکیل صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے اس میں اس نے کہا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. چلو کل کو آ جاتا میٹر جوڈیشل کونسل میں, آپ ثابت کریں گے کون سا کرپٹ ہے کون سا نہیں ہے, اور آپ ان کی کرپشن ثابت کر سکیں گے. جن کی کرپشن ایف آئی اے ثابت نہیں کر سکی, جن کی کرپشن نیب ثابت نہیں کر سکی, جن کی کرپشن پورے ملک کے ادارے ثابت نہیں کر سکے, تو آپ کریں گے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ ہے, اور یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے آج چیف جسٹس عمر عطا بنجال کے خلاف مزید 3 ریفرنس داخل ہوئے ہیں. یعنی اندازہ کریں, اب چیف جسٹس عمر عطا بنجال کے خلاف 4 ریفرنس ہو گئے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 4 ریفرنس ہو گئے, جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف ایک ریفرنس ہو گیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 1 ریفرنس ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جوڈیشری کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی, اس ملاقات سے ادارہ مضبوط ہوگا, اس ملاقات سے جو خلش پیدا ہو گئی تھی وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, اس کو مٹایا جا سکتا ہے, جو رنجشیں دل میں بڑھ گئی تھیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ چیزیں ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. اور اس وقت ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ بساط لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ناظرین اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے نامور صحافی مظہر عباس صاحب سے, اور ان سے جب ہم نے دریافت کیا کہ اس وقت جو تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے یا جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا, تو انہوں نے کیا کہا, ذرا ملاحظہ فرما لیں. دیکھیں نواز, مجھے تو صورتحال بہت اچھی نہیں لگ رہی ہے. مجھے تو سچ بولیں تو مجھے یہ سسٹم جو ہے وہ جاتا ہوا لگ رہا ہے, کیونکہ جہاں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اور سپریم کورٹ کے اپنے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہوں, جہاں حکومت بالکل کھلم کھلا سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے کو تیار نہ ہو, تو امور مملکت کیسے چل سکتے ہیں پھر؟ اور دنیا کی نظر میں ہم بالکل ہی ایک irrelevant کنٹری بن جائیں. تو اس صورتحال کو تو میرا خیال ہے شاید ہماری جو بھی سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو, وہ ان کو اس کا تدارک ہی نہیں نظر آتا. پارلیمنٹ میں آپ گفتگو سن لیں, بات آئین کی ہو رہی تھی, آئین کے حوالے سے کتنے لوگوں نے گفتگو کی. اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ مشکل سے 5% بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آئین پڑھا ہوگا. صحیح. تو آئین کی اسپرٹ کیا تھی, آئین کس مشکل حالات میں بنایا گیا تھا, آئین میں جو ترامیم ہوئی کسی نے یہ بھی بات نہیں کی اس کے حوالے سے جو ترامیم ہوئی وہ صحیح ترامیم تھی, غلط تھی. تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں بہت مشکل ہو رہا ہے جو ہے وہ چیزوں کا چلنا. اب اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ فوری طور پہ تو ایک تناؤ ہے, ایک تناؤ میں کسی بھی لیول پہ ہمیں بات چیت نہیں ہوتی نظر آ رہی, اور تو ایسے میں میرا خیال ہے یہ چیزیں اگلے 1-1.5 مہینے میں
कोई ना कोई शक्ल इख्तियार करेंगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है उसमें मुझे कम से कम, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये निज़ाम चलता हुआ लग नहीं रहा। मज़हर अब्बास साहब, इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं कि जस्टिस मज़हर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 जो है वो अपना शिकायतें दर्ज हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखें तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज हसन के खिलाफ एक जो अपना शिकायत है जुडिशल काउंसिल में वो जमा हो चुकी है। और इसी तरह अगर आप देखें तो जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के खिलाफ मजमूई तौर पर 4 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। और उधर आप देखें तो अपना आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर को तौहीन अदालत में नाअहल करते हुए फारिग कर दिया है। और यहाँ अगर हम देखें तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है यानी लाहौर रजिस्ट्री, क्वेटा रजिस्ट्री और कराची रजिस्ट्री कई माह से बंद पड़ी हैं और वहाँ जो है वो कोई ऐसा नहीं है जो आवाम की शिकायत को सुन सके। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि अब क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, वही जो आपने जिस तरफ इशारा किया वही सूरत हाल जो है हमें उस तरफ ले जा रही है जहां हमें सिस्टम जो है वो गिरता हुआ लग रहा है। जाहिर है निज़ाम के अगर ये सुतून जो हैं इनमें आपको अंदर इतनी इख्तलाफात, और ये याद रखें कि खुद हुकूमत के अंदर भी या हुक्मरान इत्तेहाद में भी कोई अंदर सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ भी इख्तलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत तो ज़रूर है, लेकिन इतने अरसे में यानी पीपल्स पार्टी निकली थी या निकाली गई थी पीडीएम से दिसंबर 2020 में, उसके बाद से आज तक पीडीएम ने भी नहीं पीपल्स पार्टी को पीडीएम का हिस्सा बनाने की कोशिश की, और ना ही पीपल्स पार्टी, उसमें तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें भी सब अपनी अपनी जो है चीज़ें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस पूरे सूरत हाल में हमें अवाम जो है वो इर्रेलेवेंट से लग रहे हैं। सही। और अवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ किसी को तवज्जो नहीं है कि हम ये जुमला तो सुन लेते हैं कि हाँ जी महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी इधर से उधर डालती। कोई एक इक़दाम इस मौजूदा हुकूमत ने पिछले 1 साल में ऐसा नहीं किया जिससे अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। ये जो सूरत हाल है, जाहिर है अवाम में वो इंतहाई गैर मकबूल हो गई हैं, इसीलिए गालिबन वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, इमरान खान साहब जो है वो भी कल अगर उनकी गवर्नमेंट बन जाए तो उनके सामने कोई प्लान नहीं है कि वो आगे हुकूमत चलाएंगे कैसे। और ये जो और फिर जब सिविल मिलिट्री और इमरान खान साहब के ज़ाहिर है अभी तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक तनाव है उसमें कहीं कमी होती नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में इस वक्त जिस तरह कहते हैं कि आप जो है वो गाड़ी को धक्का देके तो चला रहे हैं, लेकिन धक्का देते हुए गाड़ी कब तक चलेगी? मज़हर भाई, इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक सुप्रीमेसी की जंग चल रही है, सुप्रीमेसी की जंग चल रही है पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। अब जाहिर है कि इसमें अगर हम देखें तो सुप्रीम तो पार्लियामेंट है, लेकिन बहरहाल इस सुप्रीमेसी की जंग में जो है वो इलेक्शन कमीशन भी बीच में आ गया है और उसने भी कहा है कि 57(1) और 58 में तरमीम करके और सदर को हमसे अलग किया जाए और हमारे अख्तियारात जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए हमसे छीन लिए गए थे पोलिंग डे के हवाले से और सिचुएशन को देखकर और इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से, तो वो हमें वापस किए जाए। तो इस सारे तनाजुर को आप किस नज़र से देख रहे हैं, या सारे मंजरनामे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है, जो उनका फैसला है इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने जाहिर है एक रिपोर्ट जमा तो कराई है, सील्ड रिपोर्ट जमा कराई है, उसमें क्या है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शन कराने से इस बुनियाद पे उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हम इलेक्शन कैसे कराएंगे, अब उसको सुप्रीम कोर्ट 2 तरीके से देख सकती है। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जो बात की है वो ऐसी बात नहीं है कि जो उन्होंने हेयरसे पे की होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और कल जिस तरह पार्लियामेंट में हुआ
कि उन्होंने फाइनेंस के हवाले से हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन को। तो इस पे एक तो ये होता है कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करा दिया। अब इस पे एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है वज़ाहत तलब कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और अगर उधर से भी उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं हुआ तो फिर वजीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हो सकता है, जो कि ज़ाहिर है उनकी नाअहली तक जा सकता है। मज़हर भाई, ये जो तौहीन अदालत का मामला है, ये सिर्फ वजीर आज़म के खिलाफ होगा या पूरी काबीना के खिलाफ होगा या पूरी पार्लियामेंट के खिलाफ होगा? अगर तो वजीर आज़म के खिलाफ होगा तो फिर वजीर आज़म ने तनहा तो कोई फैसला नहीं किया तो जाहिर है कि अपना काबीना ने है, और खुद अदालत ये कह चुकी है कि तनहा वजीर आज़म कुछ नहीं है, और जो भी है काबीना है, और हर मंजूरी जो भी मंजूरी चाहिए होगी वजीर आज़म को वो पार्लियामेंट से ही चाहिए होगी, अपना काबीना से ही चाहिए होगी। तो काबीना ने फिर मामला रेफर कर दिया जाहिर है कि पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने भेज दिया कमेटी को। तो इसमें अब वजीर आज़म जो है वो तनहा तौहीन अदालत का शिकार कैसे हो सकते हैं? वजीर आज़म के खिलाफ ही होगा, ये भी भुलाने की बातें हैं। वजीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, काबीना उनके अंडर होती है, और उन्हीं को जवाब देना होगा कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का जवाब देना है तो वजीर आज़म को देना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जवाब देना है तो प्राइम मिनिस्टर को देना होगा। प्राइम मिनिस्टर अपने जाके ये कह सकते हैं कि कैबिनेट ने, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर की तो अपनी तकारीर ये मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो वो इस फैसले को मान ही नहीं रहे, तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर मौजूद है ना। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की तकरीर मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो जाहिर है फिर कंटेम्प्ट तो उन्हीं पर लगेगी। सही, बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, आपने हाँ बोले। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो जाहिर है कैबिनेट वैसे ही चली जाती है जब प्राइम मिनिस्टर चला जाता है। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी है तो साथ सलामत रहेगा। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि एक तो चीज़ ये है कि बिसात लपेटने की तैयारी हो रही है, और दूसरा ये है कि जिस तरह सरदार तनवीर को जो है वो लाहौर अपना आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शिकार कर लिया है, यानी अदालत गर्दी का शिकार हुए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे शहबाज शरीफ भी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो यानी यूं समझ लें कि ये भी अदालत गर्दी का ही शिकार होंगे। अब हमें यानी पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए या तोड़ने के लिए या कमज़ोर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी सूरत में मौजूद है, और वो अपना काम किसी न किसी तरीके से उन्होंने करना है। आपसे काम निकलवा लिया आप माइनस, मुझसे काम निकलवा लिया मैं माइनस। अब मिसाल के तौर पे आप देख रहे ना तनवीर इलियास का कि वजीर आज़म कैसे बने, जो वहाँ के जो सेक्टर कमांडर थे या जो भी थे आज़ाद कश्मीर के, उसको उसने अलग पैसे दिए, और जनरल फैज़ को अलग पैसे दिए, और पता नहीं किस किस को अलग पैसे दिए, और पीटीआई को अलग पैसे दिए, और पीटीआई के जलसों के अखराजात अलग अदा किए, और जो इमरान खान की काबीना के वज़रा थे वो इनके जो इस्लामाबाद की बुलंद तरीन ट्विन टावर्स हैं उसमें वो मुख्तलिफ जो है वो मुफ्त में अयाशियाँ करते रहे, तो फिर जाहिर है कि कुछ तो होगा। तो बहरहाल इस वक्त जो है अब देखना ये है कि कल का दिन जो है वो बहुत खतरनाक है, और कल सुप्रीम कोर्ट कोई भी बड़ा ऑर्डर जारी कर सकती है, ये आप जहन में रख लें, क्योंकि आज जो चीज़ें या जो लेटर इलेक्शन कमीशन का हमको मौसूल हुआ है उनका जायज़ा लिया जाएगा, और उस पर मेरे ख्याल में मुमकिन है कि जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब से भी जो उनके भी ख्यालात लिए गए होंगे या उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया होगा, और कल इस पर कोई बड़ा धमाका हो सकता है। तो इसलिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें, हम भी तैयार हैं। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।